युवा साथियों नमस्कार। आज हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच एक विशेष विमर्श के साथ आए हैं। विशेष करके जो हमारा युवा साथी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा स्नातकोत्तर या परास्नातक की प्राप्त कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। बहुत सारे शिक्षार्थियों शोधार्थियों के आग्रह पर आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के बीच में हैं और विषय है कि शिक्षा का भारतीय आदर्श कैसा होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, इस भूमि पर रहते हैं जो पवित्र भूमि कही जाती है, जो देवभूमि कही जाती है। और ऐसा भी माना जाता है, लोकमत है कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में मानव संस्कृति को एक श्रेष्ठ पथ देने वाला राष्ट्र कोई है तो वो विश्व में भारत भी रहा है। और जनश्रुति यह भी कहती है कि भारत विश्व गुरु रहा है। विश्व को दिशा और शिक्षा देने वाला श्रेष्ठ देश यदि हमारे इतिहास में कोई रहा है तो वो हमारा देश रहा है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? आज उस स्थिति में हम क्यों नहीं हैं? आज जिस शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस विद्या की चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है, उस शिक्षा नीति के पीछे आज कौन से ऐसे प्रतिमान हैं, ऐसे कौन से मानदंड हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षार्थी को, युवा को सबल, प्रबल और आत्मबल से निष्णात कर सके और शिक्षा प्राप्ति के पश्चात या विद्या प्राप्ति के पश्चात उसके गुणानुरूप जब हम शिक्षा उसे देंगे, क्या वो सबल, प्रबल और आत्मविश्वास के साथ समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है या नहीं। इसके लिए हमें भारतीय आदर्श के उस अधिष्ठान को शिक्षा रूपी आधार पर लाना होगा। प्रिय शिक्षार्थियों, युवा साथियों, शिक्षा किसे कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं? विद्या का शाब्दिक अर्थ होता है बोध। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा बोध, कैसा बोध, कैसी जानकारी। इस विषय पर भारतीय चिंतन अनेक अधिष्ठानों के साथ अपनी भावभूमि प्राचीन वांग्मय के माध्यम से विश्व पटल पर रखता है, विश्व के सामने रखता है। अपनी पुरातन जो उसकी संस्कृति रही है, विद्या की, जानने की, श्रुत परंपरा की। तभी हम एक 3 प्रकार के यात्रा के साथ आगे निकलते हैं। जो 3 प्रकार की जो यात्राएं हमारे साथ रहती हैं वो रहती हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। क्योंकि विद्या उसे कहते हैं जब हमें व्यवधान रहित जानकारी हो जाती है विषय की या अज्ञान का बोध हो जाता है। और भारतीय शिक्षा पद्धति में जो मैंने 3 शब्द कहे, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इनको बड़ा महत्व दिया गया है। इन तीनों शब्दों में 3 शब्द और जुड़े हैं युवा साथियों, और वो 3 शब्द हैं प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। इनकी भी महत्ता बहुत रही है भारतीय चिंतन में, भारतीय शिक्षा पद्धति में। ऐसी जानकारी जिसे मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त करता है उसे हम प्रत्यक्ष बोध कहते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी कहते हैं। इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान शिक्षार्थी शिक्षक के पास जाता है और शिक्षक अपनी वाणी के माध्यम से विषय की जानकारी देता है और शिक्षार्थी उसे अपनी इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करता है। कर्ण इंद्रिय से ग्रहण करके वो अपने मस्तिष्क में उसे बिठा देता है। उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष बोध। इसलिए शिक्षा में प्रत्यक्ष बोध का होना बहुत जरूरी है। उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का तारतम्य, उनके बीच की कड़ी, उनके बीच का संप्रेषण कैसा है। और जो दूसरा, विशेष करके जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा है वह है जिसे इंद्रिय अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम अपरोक्ष कहते हैं। जो भाष्य नहीं होता, जो भाषित नहीं होता, जो हमारे भीतर है, जैसे सफलता, असफलता, सुख दुख हमारे भीतर है, ये हमारी स्थितियों के द्वारा लागू होते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक समूह अपने शोध केंद्र में कार्य कर रहा है, अपने कार्य को देखना उसका इंद्रिय बोध है। जिस परिणाम के लिए वो कार्य कर रहा है उसके प्रति वो आशान्वित है, वह आशा के भीतर जीता है। यही भीतर की जो जिज्ञासा है ये अपरोक्ष सत्ता है। इसलिए प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप में हम जब ज्ञान का बोध करते हैं वही स्थायी होता है। भारतीय विद्या जो है उसका आधार जब हम उपनिषदों में पाते हैं तो वह एक अप्रत्यक्ष भी है। अप्रत्यक्ष का मतलब है
जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, जो इंद्रियों से परे है। और इंद्रियों से परे जिसको कह सकते हैं हम, जब हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक की, जान रखा है परंतु हमें अनुभूति नहीं है, ज्ञात नहीं। तो इस ज्ञात को प्राप्त करने के लिए हमें उपनिषदों का सहारा लेना पड़ेगा, अपने भारतीय वांग्मय का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हमें बोध होगा वास्तविक, तभी हमें जानकारी होगी विद्या की वास्तविक। इसलिए भारतीय शिक्षा पद्धति सर्वांगीण मानवीय विकास को दर्शाती है। सब रूपों से मानव का जब विकास हो, आत्मिक रूप में भी, बौद्धिक रूप में भी, शारीरिक रूप में भी, और भौतिकता के साथ हमारा विज्ञान, विज्ञान के सभी वो आधार रहते हैं जिससे हम समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। स्वावलंबन की भावना जब आती है उसे हम कहते हैं सर्वांगीण बोध, सब रूप में जानकारी। यहीं से मनुष्य का जीवन सशक्त भी होता है, सबल भी, और सचेत होकर के जो राष्ट्र निर्माण है हमारा, उसके प्रति व्यक्ति अजेय भूमिका निभाता है। इसलिए सत्य का बोध जो है इस शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। युवा साथियों, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, जिस देश की शिक्षा के आदर्श की हम बात कर रहे हैं, वो जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहां का विचार पृथ्वी के सभी प्राणियों को समान भाव से चरितार्थ करता है। हम एकमेक भाव से इस पृथ्वी के विकास के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। जिस बोध से भारतीय जीवन दृष्टि ने अपनी सनातन यात्रा को तय किया है, अर्थात जिस शिक्षा से, वहां एक उक्ति सर्वश्रेष्ठ रही है, और वह उक्ति है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। अर्थात भारतीय दृष्टिकोण यह है कि विद्या से शक्ति और शक्ति से समृद्धि प्राप्त होती है, और ये जो पूरी वसुधा है ये मेरी मातृवत है, और इस वसुधा के समस्त जीव जंतु मेरे भ्रातृव्रत है। इसी को आधार मानकर भारतीय शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार मानवता के मध्य हुआ। इसलिए यहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना बोध के माध्यम से आगे आई। फलतः जब भारत विश्व गुरु की उपाधि में था, उसका परिणाम था नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, और इन विश्वविद्यालयों में संसार के विभिन्न क्षेत्रों से जो विद्वान है वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और कारण क्या हुआ कि ऐतिहासिक विपर्यय के कारण हमारी शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया। कारण था बाहरी आक्रांताओं की दमनकारी नीतियों और आघातों ने हमारा शैक्षिक आधार ध्वस्त करने का प्रयत्न किया, और हमारी शिक्षा के जो मंदिर हैं, जो हमारी धुरी थी, जो हमारी अस्मिता थी, उनको लूटा गया, आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे झंझावातों में भी हमारा अस्तित्व कुछ हद तक डगमगा तो गया, समूल नष्ट नहीं हुआ। इसका परिणाम है हमारी अक्षुण्ण बोध संस्कृति, अखंड संस्कृति। इसलिए ये देश है जो हमारा है, इसकी बुनियाद बड़ी मजबूत है। यहां आतताई आए, शताब्दियों तक रहे, किंतु चले गए, फिर भी कुछ अवशेष यहां छोड़कर आज भी हमारे मन और मस्तिष्क में एक अस्तित्व भाव रहते हुए अपनी पहचान हमारे भीतर रखते हैं उन आतताइयों। कारण यही है कि क्या आज जो शिक्षा का क्षेत्र है वो वही है जो उस समय था? जो प्राचीन वांग्मय में हम जो पढ़ते हैं क्या वैसा ही है? पूर्व दिप्ति में जब हम जाएं तो विशेषतः 1857 से 1947 तक का जो कालखंड है वो इसे पूर्णतः दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, प्रिय शिक्षार्थियों, युवा साथियों, भारतीय चिंतन में जो शिक्षा के 4 आवश्यक गुण बताए गए हैं वे हैं विवेक, वैराग्य, षट सम्मति और मोक्षा। ये बड़े विशेष तत्व हैं। किसी भी जानकारी को, किसी भी विषय को प्राप्त करने में सर्वांगीण विषय का समूल, जिसको कह सकते हैं आदि से अंत तक का ज्ञान,
तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब जब युवा के मस्तिष्क में या युवा का जीवन विवेक सम्मत हो, वैराग्य से परिपूर्ण हो, षट सम्मति उसमें हो और मुमुक्षा हो। प्रश्न उठता, विवेक किसे कहते हैं? विवेक हमारी शिक्षा का वह आधार है जो सही और गलत को अलग अलग करता है, जो मिली हुई चीजों को अलग करता है, नित्य और अनित्य को अलग करता है। मैं अपने लिए नहीं, राष्ट्र और समष्टि के लिए कार्य कर रहा हूं। अर्थात राग से हटकर लालच, तृष्णा, लोभ से अछूता रहकर कार्य करने की प्रणाली, यह दूसरा गुण है, वो है वैराग्य। जो करने योग्य नहीं है उससे त्याग, ये शम है। जो न्याय से प्राप्त हुआ उसका भी अति उपभोग न करना, यह दम है। जो षट सम्मति के जो हम आगे के भाग बता रहे हैं, जितना हम फालतू कामों में बंधेंगे उतना ही हमें दुख दुख प्राप्त होगा। उससे बचना उपरती है। दुख आए, कष्ट आए, उसे सहन करना यह तितिक्षा है। मन व्याकुलता में न रहे, उसे शांति कहते हैं। अज्ञान से न बंधे ऐसा आवरण, उसे हम मुमुक्षा कहते हैं। ऐसे सैद्धांतिक नियम भारतीय प्रतिमानों में रही हैं और विदेशियों ने इन प्रतिमानों पर, इन पैमानों पर प्रहार किया और हमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि हम अरण्यजीवी, हम जंगली हैं। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर उनका यही कारण था कि कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वहां नेपथ्य में धारणा यही थी कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से भारतीय युवाओं को क्लर्क की सेवाओं के लिए तैयार किया जाए, जिसकी आड़ में भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भारतीय मन और मस्तिष्क पर कड़ा प्रहार कर दिया और अंग्रेजीदा बनने के लिए प्रयत्न किए गए। यह सफलता उन्हें प्राप्त भी हुई। भारतीय शिक्षा पद्धति, प्रिय युवा साथियों, अद्वितीय रही है। वहां बोध बुद्धि से होता है। हमारे यहां बुद्धि के 7 गुण माने गए हैं। इन्हीं के माध्यम से शिक्षार्थी को तैयार किया जाता था। वहीं से आत्मबल का भाव तैयार होकर समाज के उन्नयन के लिए उसे गुण अनुरूप शिक्षा दी जाती थी। ये थे भारतीय शिक्षा का आदर्श। भारतीय शिक्षा पद्धति में जो बुद्धि का पहला गुण है वो है शुश्रूषा, अर्थात सुनने की प्रबल इच्छा, जानने की अदम्य लालसा। यह जिज्ञासा शिक्षालयों में गुरुकुलों द्वारा प्राप्त होती थी, जहां जाकर शिष्य जिज्ञासु होता था और जानने के लिए तत्पर रहता था। दूसरा गुण है श्रवण, अर्थात सुने हुए की प्रासंगिकता और सुनने की चेष्टा। तीसरा गुण है ग्रहण करना, जो कहा जा रहा है उसे सुन तो रहे हैं किंतु सर के ऊपर से तो नहीं निकल गया। कहावत है, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसी स्थिति में ज्ञानवर्धन नहीं हो सकता। भारतीय शिक्षा पद्धति में बुद्धि का जो चौथा गुण है वो है धारण करना। जो सुना उसे धारण किया अंतस से, मन बुद्धि चित्त से। और बुद्धि की 5वीं स्थिति है ऊहपोह। युवा साथी, ऊह का अर्थ होता है जो सुना उसके बारे में विचार करना। अपोह का अर्थ होता है छोड़ना। जो ज्ञान पहले था उसे नया सुनने पर त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? इसलिए त्याग दिया कि वह उचित नहीं था। सही धारणा को धारण किया, इसे कहते हैं ऊहपोह। ये शिक्षा के मंदिर में यह भी एक गुण था। छठी भूमिका है अर्थ विज्ञान की। जो सुना, जो समझा, जो सीखा, वो काम में आना चाहिए। वह भारतीय शिक्षा पद्धति का मूल आधार रहा है। सीखे हुए ज्ञान की विद्या अर्थ विज्ञान है। यह 7वीं भूमिका तत्व ज्ञान की रही, अर्थात जिस पर कोई आकार आरोपित नहीं हो। अलग अलग तत्व के बारे में महीन ज्ञान जो जैसा है उसे वैसा ही समझना, इस आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षार्थी को तैयार किया जाता था। अब जब 3 प्रकार के विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर हमारे देश में तैयार किए गए, अब देश के सामने ब्रिटिश नीति को लेकर के 3 प्रकार की प्रतिक्रिया जो है विमर्श की केंद्र रही। एक तो पूरी तरह से अंग्रेजीदा हो गए, उन्हीं की नकल कर वैसा बनने की कोशिश करने लगे।
उदाहरण के लिए जैसा नाम आशुतोष है और उन्होंने कहने का प्रयत्न किया एतोष, मतलब कि अपने व्यवहार में अधिकाधिक अंग्रेजी का अनुकरण। निश्चय रूप से यह भारत के लिए स्वाभिमान का रास्ता नहीं था। एक वर्ग और तैयार हुआ जो पश्चिम का बहिष्कार करने लगा। वो पश्चिम के विचार को नहीं मानने के लिए तैयार था। बहिष्कार की भावना उसमें थी। उसने अपने पुरातन जीवन मूल्य से ही जुड़े रहने का प्रयत्न किया। यह उचित भी नहीं था, क्योंकि हमारे वेद में कहा है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। यह हमारा विचार है, यह हमारा चिंतन है। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, अर्थात सब दिशाओं से मिले शुभ ज्ञान। जो श्रेष्ठ ज्ञान है वही देश भी श्रेष्ठ होता है। जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो देश उसे ग्रहण करता है, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना आया हो, उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा विचार हमारा वैदिक चिंतन, पुरातन चिंतन, भारतीय चिंतन, भारतीय वाङ्मय कहता है। और पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के उज्ज्वल पक्ष का बहिष्कार करने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। ये तीसरा पक्ष था, और वो तीसरा पक्ष जो है वो राष्ट्रीय चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा था इन समस्त विचारों के माध्यम से। ये जो तीसरा विमर्श, प्रिय युवा साथियों, है, इसी से आज हम अपना आधार मानकर शिक्षा पद्धति को चलाना चाहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव बढ़ाना चाहते हैं, उसे सशक्त और क्रियान्वित करना चाहते हैं, जिसकी चर्चा परिचर्चा आचार्यगण, शिक्षाविद और चिंतक हमारे कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयीय स्तर में। इसलिए शिक्षा में सबसे पहले विवेक, वैराग्य, षट सम्मति और मुमुक्षा का होना बहुत जरूरी है। और बुद्धि की जो 7 गुण हमने, माफी चाहूंगा, जो गुण जो है, जो हमने आप लोगों के समक्ष रखे, उन गुणों का होना भी एक शिक्षार्थी को और एक शिक्षक के रूप में बहुत जरूरी है। तभी हम शिक्षा के इस आधार को सबल, प्रबल और आत्मबल से सुसंपन्न कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा का भारतीय आदर्श की पहली कड़ी आज यहीं संपन्न होती है। कल हम एक नई कड़ी के साथ शिक्षा का भारतीय आदर्श को लेकर के आपके समक्ष रहेंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।